एवरीवन, सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में बैठे थे या नहीं बैठे थे और जो बच्चे 2026 के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जेकेएसएसबी का, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन आए थे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पेपर में उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, रीजनिंग और क्वांट के जो भी क्वेश्चन में जो भी ट्रिक्स लगती हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा, प्लस आपको फ्यूचर एग्जाम्स निकालने में पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करने, ऑप्शन को किस तरह से आप यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, मैं सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन जो आए हैं वो कवर करेंगे। जो मैथ्स के 9-10th वाले सिलेबस में से जैसे लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, ये वो क्वेश्चन थे, वो हम नहीं देखेंगे, वो किसी और एग्जाम्स के लिए बाद में फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जैसे जूनियर असिस्टेंट का किसी का एग्जाम है या कांस्टेबल वाले हैं या जिनका जो भी एग्जाम्स है जिसमें क्वांट रीजनिंग मेंशन है, उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में एक नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज में आपको क्या सीरीज दी हुई है, 3 देन 13 देन 81 देन 600 थी, और उसके बाद हमें पूछा था कि इसमें क्या आता है। ठीक है, तो देखो, ये रीजनिंग की सीरीज बिल्कुल भी इजी वाली सीरीज आप इसको नहीं मान सकते, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। देखो क्या क्या ऑप्शन में दिया था, 3 देन 13 देन 81 देन 603, और इसके बाद हमें पूछा था कि आंसर क्या आएगा, हमें सीरीज बतानी है। ठीक है, देखो अगर आप सिंपल देखो, जब मैंने इस पेपर को सॉल्व किया ना, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इस सीरीज को समझने में, तो आपको भी लगेगा। देखो 3 के बाद 3 ही आ रहा है वापस, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, बट अगर मैं सपोज करो यहाँ पे 3 और 13 को देखो, अगर मैं 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 जा 9 होता है, तब भी 13 नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस सीरीज में कहीं ना कहीं 1 से मल्टीप्लाई हुआ पहले, चलो फिर दूसरे स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, मैं मान लेता हूँ, बट कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा है। अब बताओ इस केस में क्या ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है। 3 1 जा 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आएगा ना, और 3 3 जा 9 प्लस अगर मैं 4 करूं तो कितना आता है, 13। इसी तरह अगर 13 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अब यहां पर पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और अगले केस में हम ऑड नंबर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा 65 होता है। कितना होता है, 65। देखो अब 65 तो आ गया, अब 65 में आप क्या ऐड करो तो 18 1 आता है, तो 16 ऐड करो तो 81 आ रहा है। कितना ऐड करो, अब 16। अब मेरे को यहां पर थोड़ी बहुत सीरीज समझ आ रही है। क्या समझ आ रहा है इस सीरीज में, इस सीरीज में हो क्या रहा है, इस सीरीज में बेसिकली हम क्या करें, मैं वापस लिख के बताता हूं। एक 3 है, देन 3 है, देन 13 है, देन 81 है, देन 81 है, देन आपका 603 है, 603, और नेक्स्ट स्टेप में हमें बताना है कि क्या आएगा। इस सीरीज में हो क्या रहा है, पहले हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें, प्लस हम करें इवन नंबर के स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 ही ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 3 1 जा 3 प्लस 0 ऐड करोगे 3 आएगा। फिर दूसरे केस में हम दूसरे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, 3 3 3 जा 9 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13। फिर तीसरे स्टेप में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, क्योंकि 3 के बाद जो ऑड नंबर होता है वो 5 होता है, तो 13 5 जा 65 प्लस हम क्या कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 65 प्लस 16 कितना होता है, 81। अब आपको सीरीज समझ आ गई है कि आप क्या कर रहे हो, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, प्लस इवन नंबर का स्क्वायर करते जा रहे हो। ठीक है, जैसे 81 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, तो 567 आ गया। प्लस आपने क्या करना था, यहाँ पे आपने 4 का स्क्वायर किया था, अब आपने 6 का स्क्वायर करना था, मतलब आपने 36 इसमें ऐड कर देना है। तो 36 आप ऐड करोगे, 7 6 13 हो गया, 3 कैरी 1, 6 3 9 1 10 0 और 5 और 1 6, तो आ गया ना आपका 603। अब आपने क्या करना है, 603 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इवन का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करना है। मतलब आपको 603 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 603 को 9 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसमें प्लस कर देना हमने 8 का स्क्वायर। तो करो मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, ठीक है, 2 यहां पर आ जाएगा, और 9 6 जा कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54। ठीक है, 9 6 जा 54, तो आपका आ गया 5427। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 9 3 जा 27 होता है, 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5427 आपका आ गया। उसमें हमने क्या करना है, 64 को ऐड कर देना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 ऐड कर दो, तो 7 और 4 कितना हो गया, 21 1 2 कैरी 6 2 8 1 9, तो 5491 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5491। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में है 5491, तो बिल्कुल ऑप्शन में 5491 ऑप्शन सी है, तो इस बच्चे ने भी करेक्ट किया था, 5491 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो सीरीज कई बार बिल्कुल इजी भी नहीं आएगी, बट सीरीज आपको समझनी कैसी है उसके लिए मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, इसको मतलब इससे मल्टीप्लाई करो प्लस ये करो तो आपको आ जाएगा, बट डायरेक्टली कैसे, जब मेरे को पहली बार सीरीज देखी मुझे खुद समझ नहीं आया, मुझे टाइम लग गया 3-4 मिनट इसको समझने में, तो तुम्हें भी तो लगेंगे ही ना। तो आपको जस्ट इसको एनालाइज कैसे करना है सीरीज को,
आपने देखना था 3 के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको 1 से मल्टीप्लाई तो किया हुआ है। बट अगले केस में अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 2 से 6 आता है, वो तो बड़ा दूर है 13 से। 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 3 3 से 9 आता है, ठीक है। या 4 से मल्टीप्लाई करूं 12 आता है, +1 होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको एनालाइज कर सकते थे, तो किसी इस तरह से आप सीरीज को बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने ये ऑलरेडी भी आपको पढ़ाया हुआ है, नंबर सीरीज लेटर सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लेटर सीरीज करनी हो, आप क्या करो, इसमें गिनो कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ठीक है। तो मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैंने आपको बोला था जैसे अगर मान लो 12 है तो 12 है, या तो 3 3 के पेयर्स बनेंगे या 4 4 के पेयर बनेंगे। अब इस केस में 18 है, तो 18 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है ना, 6 3 से 18, तो 6 6 के आप पेयर बना लो 3, ठीक है। 6 6 से 3 पेयर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एक पेयर, 1 2 3 4 5 6 दूसरा पेयर, और 1 2 3 4 5 6 तीसरा पेयर, ठीक है। अब डालो इसमें, अब जब आपने पेयर्स बना लिए फिर आपको इजीली सीरीज समझ आ रहा है। देखो इसमें पहले दोनों में CF यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसका मतलब पहले दो में तो CF ही आएगा। तो देखो अब आपको सीरीज समझ आ रहा है, ये सीरीज है ACDFKD। नेक्स्ट में भी क्या आएगा, ACDFKD। नेक्स्ट में भी क्या आ जाए, ACDFKD। तो आई होप आपको सीरीज बहुत इजीली समझ आ गई। मैंने आपको ट्रिक पहले ही बताई हुई है, आपने नंबर ऑफ लेटर्स गिनने फिर उसके फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर देना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले C आया, फिर F आया, देन C आया, देन D आया, देन C आया, ठीक है। ACDFKD ये सीरीज चल रही है, ACDFKD, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये आपने करेक्ट करा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक लैंग्वेज में ब्रेन की कोडिंग की हुई है TPKDC और हमें बताना है माइंड्स किस तरह से लिखा है। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा कोडिंग का क्वेश्चन आएगा आपको इनकी पोजीशन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर पोजीशन की वैल्यूज पता है तो ही आप कोई ट्रिक लगा सकते हो, अदरवाइज कोई ट्रिक आप नहीं पेपर में लगा सकते, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेन को कैसे लिखा है इन्हें, पहले को एनालाइज करके दूसरा करना होता है, ठीक है। तो ब्रेन को इन्होंने लिखा हुआ है BRAIN, ठीक है। ब्रेन को इन्होंने कैसे कोड किया हुआ है, TPKDC ऐसे कोड किया हुआ है, ठीक है, TPKDC। और दूसरा क्या बोला था, हमें माइंड्स की कोडिंग बताई थी, किसकी, माइंड्स की। पहले तो आप इनकी पोजीशन वैल्यूज लिखो, ठीक है, क्या क्या वैल्यू, वो मैंने आपको याद किया। B की 2 होती है, R18 राइट टू वोट से याद करवाया था मैंने, सेशन डाला हुआ है उसमें देख लो, बाकी आप वहां से इजिली याद कर सकते। A की 1 होती है, सबको पता है, 1 की 9 होती है, I की 9 होती है, और M की 13 होती है, और N की 14 होती है, ठीक है, मैंने आपको याद करवाया हुआ है। फिर अगर T की बात करें, अब T की क्या वैल्यू होती है, T20 क्रिकेट कप से मैंने आपको याद किया, T की कितनी होती है, 20, ठीक है। उसके बाद जो हमारा P है, PO की, देखो इजोटी से मैंने आपको याद करवाया था, यहाँ पे लिखता हूँ, इजोटी से मैंने आपको याद कराया था। E की होती है 5, J की 10, O की 15, T की 20 और Y की 25, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, आपकी P की कितनी होगी, आप देखो ना P किसके बाद आता है, MNOP, तो O 15 है तो P कितना होगा, 16, ठीक है, सिंपली था। अगर O आपका 15 है तो K जो है P कितना होगा, 16। आपका J 10 है, J के बाद K आता है, K कितना होगा, 11, ठीक है। इस तरह से याद करता है। C की 3 और D की 4, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ पर क्या रूल लगा हुआ है, ये देखो, ये 2 से 20 जा रहा है, मतलब 2 में 18 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पर 18 से 16 आ रहा है, मतलब 18 में से 2 माइनस करो तो 16 आता है। यहाँ पे 1 के बाद 11, 1 में 10 ऐड करो तो 11 आ रहा है, 9 में 5 माइनस करो तो 4 आ रहा है, 14 में अगर आप 11 माइनस करो तो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये कोई भी ट्रिक यहाँ पर नहीं बन रही है। मैं किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी ट्रिक लगाऊंगा, ना रिवर्स लग रहा है, ना क्रॉसिंग लग रही है, ना डायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर वो कोई ट्रिक नहीं है। मतलब इधर आपको कोई और थोड़ा दिमाग, खुराफाती दिमाग यहाँ पे यूज करना था। तो जब ऐसी एक ट्रिक है, मैं बताऊं, मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे थोड़ा दिख गया समझ में कि क्या हो सकता है। देखो एक तरीका होता है, जब कभी आपका ऐसे कोई भी ट्रिक ना बने, ऐड सब्ट्रैक्ट करे कुछ ना हो रहा है, आप क्या करो, जैसे ये आपका ब्रेन था ना, ब्रेन की कोडिंग हुई है ना, आप क्या करो, ब्रेन को सबसे पहले अल्फाबेटिकली लिख दो। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, ए, देखिए अल्फाबेटिकली पहले ए ही आता है, ए के बाद इनमें बी आता है तो बी लिखो, उसके बाद इनमें आई आता है, उसके बाद, ठीक है, ए बी, इन्हीं में से मैं इनको अल्फाबेटिकली लिख रहा हूँ। पहले ए आता है, देन बी आता है, मुझे पता है ए के बाद बी आता है, देन आई आएगा, देन उसके बाद एन आएगा, और देन उसके बाद आर आएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब जो आपकी इनको कोडिंग की हुई है उसको वहां अगर आप देखो, इसमें आप 2 ऐड करो, 2 ऐड करो, ए के बाद बी छोड़ के फिर देन क्या आएगा, सी, बी के बाद सी छोड़ के देन डी, ठीक है, और आई के बाद जे छोड़ के देन के, एन के बाद ओ छोड़ के देन पी, और आर के बाद एस छोड़ के देन टी। अब देखो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर आपका क्या आया, और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया हुआ है ब्रेन की कोडिंग की हुई TPKDC, यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, CDKPT, मतलब उल्टा कर देना है। पहले क्या करना है आपको,
लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, उसमें दो दो ऐड करना है और फिर उसको उल्टा कर देना, वही आंसर है। ठीक है, यही किया ना आपने। देखो क्या किया आपने, आपने क्या किया, जो आपको ब्रेन दिया हुआ था उसको पहले आपने अल्फाबेटिकली लगाया, फिर उसमें दो दो ऐड किया, दो दो ऐड करके जो आया रिजल्ट में आपने उसको उल्टा कर दिया। देखो ना, ये TPKDC है ना, उल्टा पढ़ो TPKDC, वही आपको इन्होंने कोड किया है। अब हमें किसको कोडिंग करनी है, हमें सर कोडिंग करने के लिए बोला है माइंड्स की। किसकी कोडिंग करनी है, माइंड्स की, MINDS। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, माइंड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, D। ठीक है, D के बाद आएगा I, D के बाद I आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर M आता है, M के बाद N आता है, देन उसके बाद S आता है। इनकी कोडिंग कर दी। अब इसमें दो दो ऐड करो, D के बाद E छोड़ के F, I के बाद J छोड़ के K, M के बाद N छोड़ के O, N के बाद O छोड़ के P, S के बाद T छोड़ के U। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, उसको उल्टा पढ़ना है, सीधा नहीं पढ़ना, उल्टा भी तो करना है, इसको उल्टा पढ़ना है। तो उल्टा करके क्या आएगा, UPOKF। तो देखो ऑप्शन है UPOKF, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, ये देखो इसने ये भी करेक्ट किया, इसका मतलब इस बच्चे की रीजनिंग थोड़ी ठीक थी, UPOKF। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको जस्ट यहाँ पे दिमाग लगाना था कि इस क्वेश्चन में आप कर कैसे सकते हो। तो जब आपका सीधा, पहले तो आपने सबके पहले प्लेस वैल्यूज लिखनी होती, अगर कई बार बहुत सिंपल और डायरेक्टली वहीं पर ट्रिक बन जाती है, बट नहीं बनी तो अल्फाबेटिकली अरेंज करके कुछ ना कुछ हो सकता है। अब यहां पर तो अल्फाबेटिकली अरेंज करके फिर जो ट्रिक लग रही है उसमें ऐड, कई बार पता क्या होता है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए आपको ऐसे दिया, बट अगली बार में भी ऐसा करे, ब्रेन को लिख दे डायरेक्ट, ब्रेन को लिख दे CDKPT, ऐसे भी लिख सकता था। इसमें क्या होगा, आप इसको जब अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, मान लो मैं इसका अल्फाबेटिकली अरेंज करता हूँ, ब्रेन को क्या आएगा, ABI, उसके बाद क्या आ जाएगा N, देन R। ठीक है, आप देखो यहां पर सिंपली समझ आ रहा है, A के बाद B छोड़ के C, B के बाद C छोड़ के D, I के बाद J छोड़ के K, N के बाद O छोड़ के P, R के बाद S छोड़ के T। बट यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के उन्होंने उल्टा किया होता, बस इतना आपको समझना। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। यही फायदा होता है PYQs को सॉल्व करने का। कई बार आपने जो कंसेप्ट पढ़े होते हैं वो बहुत सिंपल होता है, और PYQ से आपको पता चलता है कि इसको इस तरह से भी घुमा के पेपर में क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 74 क्या कहता है, एट 5 PM मिस्टर फ्लोड इज फेसिंग अ टावर। 5 बजे शाम के PM है ना, तो मिस्टर फ्लोड जो है एक टावर को फेस करें, उनकी शेडो जो है अपनी राइट साइड में गिर रही है, और 30 मिनट के बाद वो 180 डिग्री घूमते हैं। हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में वो घूम रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो आपका सन है उसके अपोजिट जो है वो शेडो बनती है, सन के अपोजिट जो है वो शेडो बनती है। ठीक है, सन के अपोजिट जो है वो शेडो बनती है। ठीक है, ये तो आपको समझते हैं ना, आप जिस तरफ सूरज है आप उसके सामने खड़े हो तो दूसरी तरफ आपकी शेडो बनेगी। अगर सूरज ईस्ट की तरफ है तो आपकी शेडो वेस्ट में बनेगी, अगर सूरज वेस्ट में है तो आपकी शेडो कहाँ पे बनेगी, ईस्ट में बनेगी। ये तो आपको पता है। अब कह रहा है ये मिस्टर फ्लोड जो है ये कितने बजे खड़े हुए, शाम के 5:30 बजे। अब मुझे बताओ शाम के 5:30 बजे सूरज कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, वेस्ट में होगा। ठीक है, ये आपकी 4 डायरेक्शन होती है ना, ये आपकी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सिंपल से ये कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आए तुम कर लोगे। कह रहा है शाम के 5 बजे मिस्टर फ्लूइड जो है फेस करें एक टावर को। मतलब सबसे पहली बात, शाम के 5 बजे सूरज कहाँ पर होगा, वेस्ट पे। शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में। शेडो ईस्ट में ही बनेगी क्योंकि शाम के 5 बजे सूरज वेस्ट में है, तो कोई भी पर्सन अगर बीच में होगा उसकी शेडो ईस्ट में बनेगी। कहते हैं उनकी शेडो जो है वो अपनी राइट साइड पे गिर रही है। मैंने आपको कहा शेडो राइट साइड, उन्होंने कहा शेडो राइट साइड पे गिर रही है, शेडो ईस्ट में ही होगी। अब मुझे बताओ शेडो राइट साइड पे कब गिरेगी, जब ये पर्सन नॉर्थ की तरफ होगा या साउथ की तरफ होगा। मान लो जब आप ऐसे हो, नॉर्थ की तरफ हो तो आपकी राइट साइड में ईस्ट है ना, बट अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हो तो आपकी राइट साइड में वेस्ट है, बट हमारी शेडो तो ईस्ट में होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो मिस्टर फ्लोड है नॉर्थ की डायरेक्शन में घूमे हुए हैं। कौन सी डायरेक्शन में घूमे हुए हैं, नॉर्थ में। कैसे पता चला, देखो हमने, ध्यान से सुनो, उसने कहा कि 5 बजे मिस्टर फ्लोड जो है एक टावर को फेस कर रहे हैं, 5 बजे सूरज वेस्ट में है, ठीक है, और उनकी शेडो जो है अपने राइट तरफ गिर रही है। तो भाई उनकी शेडो अपने राइट तरफ गिर रही है तो अगर सूरज वेस्ट में है तो उनकी शेडो ईस्ट में होगी, ईस्ट में होगी। और राइट साइड शेडो तभी उनकी गिरेगी, राइट साइड शेडो तभी गिरेगी जब वो नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे। अगर वो साउथ की तरफ देख रहे होंगे तो उनकी शेडो जो है, उनका राइट साइड तो ये बन जाएगा वेस्ट में, बट वेस्ट में तो उनकी शेडो हो नहीं सकती ना, वेस्ट में सन है। इसका मतलब यह है कि वो कौन सी डायरेक्शन में घूमे हुए हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में घूमे हुए हैं, तो उनकी शेडो
कौन सी तरफ है, ईस्ट है, शेडो ईस्ट में ही होनी चाहिए क्योंकि सन वेस्ट में। आफ्टर 30 मिनट के बाद सूरज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सूरज 30 मिनट के बाद भी वेस्ट में ही रहेगा, वो ईस्ट में थोड़ी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब उनकी शेडो जो है अभी भी इसी डायरेक्शन में ईस्ट में ही पड़ेगी, ठीक है। वो क्या करते हैं, 180 डिग्री टर्न लेते हैं। भाई वो नॉर्थ डायरेक्शन में थे और 180 डिग्री टर्न ले, मैंने आपको बोला जब भी 180 डिग्री टर्न होता है तो डायरेक्शन अपोजिट, तो मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएंगे, साउथ में हो जाएंगे। और वो चलना शुरू हो गए, इन वी डायरेक्शन इजी वॉकिंग, तो वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एक चीज समझानी थी जो आपको मुझे लगता है समझ आ गई, नहीं समझ आई तो मैं यहीं पर बैठा हूँ, कहीं भाग नहीं रहा। देखो ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती, वी हैव नॉर्थ, वी हैव साउथ, वी हैव ईस्ट, देन वी हैव वेस्ट, ठीक है। बोला शाम की 5 साढ़े 5 की बात है, दोनों केस में सूरज कहाँ पर होगा, वेस्ट में, ठीक है, इतना आपको पता है। शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में, शेडो हमेशा यहाँ पे बनेगी। कहता है मिस्टर फ्लोड इस तरह खड़े हैं कि उनकी शेडो राइट साइड गिरी है। देखो शेडो आपकी ईस्ट में होनी चाहिए, शेडो क्योंकि सन वेस्ट में, शेडो ईस्ट में होनी चाहिए। अब वो बताओ कि मुझे उनकी शेडो राइट तरफ गिर रही है, राइट तरफ मतलब शेडो ईस्ट में होनी चाहिए, तो वो ऐसे मुड़े होंगे या ऐसे मुड़े होंगे, अगर तो ऐसे नीचे वाली तरफ मुड़े होंगे तो उनका राइट तो वेस्ट बन गया ना, वो ऊपर वाली तरफ मुड़े, इसका मतलब उनका राइट तरफ शेडो गिरी है तो शेडो ईस्ट पे गिरी है, मतलब इस तरह वो खड़े हैं। अब कहते हैं वो 180 डिग्री टर्न लेते हैं, 180 डिग्री मतलब साउथ डायरेक्शन में, तो वो चलना शुरू हो जाता है, हमें बताना वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये शेडो का कंसेप्ट अच्छे से समझ आना, ये राइट लेफ्ट ये मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ आपको डायरेक्शन सेंस वाले टॉपिक में, उसमें शेडोज वाले क्वेश्चन रहते थे, तो वो भी आज इस टॉपिक में हमने कवर, इसलिए पीवाईक्यू का यही फायदा है कि उसके साथ साथ हम कोई भी और ट्रेंड के जो जिसका आपकी कनेक्टिंग बॉडी है ना, वो किस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछ रही है वो आपको क्लियर हो जाता है जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये देखो, ये तो बिल्कुल ब्लड रिलेशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसने बच्चे ने भी जल्दी, बट इसने ऊपर वाला क्वेश्चन गलत कर दिया ना, इसने नॉर्थ लगा दिया वहां पे, ठीक है, यहाँ पे साउथ आता था, इसने लास्ट पे उसको टर्न ही नहीं करा, सॉरी यार। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। अब देखो हमने ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इन्फॉर्मेशन से आंसर देना। देखो एम इज द मदर ऑफ एन, देखो जब भी ब्लड रिलेशन के आप ट्री बनाते हो, ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी हुआ ब्लड रिलेशन का टॉपिक, आप देख सकते हो रीजनिंग में, हमें ट्री बनाना होता है। कह रहा है एम इज द मदर ऑफ एन, एम एन की मदर है, एन मान लो नीचे होगा और मदर ऊपर वाले में होगी ना, ट्री में ऊपर वाले स्केल पे रखोगे आप मदर, क्योंकि ऊपर वाली जनरेशन है ना, एन की मदर है एम, तो माइनस में यूज करता हूँ फीमेल के लिए, प्लस यूज करता हूँ मेल के, तो इसको मैं माइनस लगा दिया, फीमेल है, ठीक है। एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, एन किसका भाई है, ओ का, तो एन ओ का भाई है, तो भाई है तो मतलब एन जो है वो लड़का है, ठीक है। मुझे नहीं पता अभी क्या निकाला, मैं जस्ट इसको बना रहा हूँ। तो ब्रदर भाई बहन या दोनों भाई वो एक ही लेवल पे आते हैं। ओ इज द वाइफ ऑफ पी, ओ किसकी वाइफ है, पी की, तो ये भी एक ही लेवल में आएंगे। ओ जो है वो लड़की है, इसका मतलब वाइफ है, और किसकी वाइफ है, पी की, तो ओ जो है वाइफ है किसकी, ये उसका हस्बैंड है, पी, ठीक है, पी उसका हस्बैंड है, ठीक है। एंड पी इज द सन ऑफ क्यू, पी किसका बेटा है, क्यू का बेटा है, तो क्यू ऊपर आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता पी क्यू जो है वो लड़का है या लड़की है, मतलब फादर है या मदर, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है पी का जो पेरेंट है वो क्या है, क्यू है, ठीक है। अब कहता है हाउ इज ओ रिलेटेड टू क्यू, ओ जो है वो क्यू की क्या लगती है। देखो क्यू का जो है बेटा बेसिकली कौन आ गया, पी, और पी की ये वाइफ है, तो आपके बेटे की वाइफ आपकी क्या लगी, मान लो आप लड़का हो, आपके, मैं बात कर रहा हूँ मम्मा या पापा, आपके मम्मा या पापा, आप बेटा हो, तो आपकी जो वाइफ है वो आपके मम्मा पापा की क्या लगी, बहू लगी ना, तो बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको जस्ट क्या करना होता है, जो मेल है उनको प्लस लिखो, फीमेल है माइनस, जैसे मर्जी आपको याद रहे। और दूसरा जो जनरेशन ऊपर, जैसे मम्मा पापा आपको ऊपर वाली जनरेशन, तो ट्री में ऊपर बनाओ, आप आपके भाई बहन आपके हस्बैंड वाइफ ये सारे एक ही जनरेशन में आते हैं, उनको एक जगह बनाओ, और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वो ज्यादा ऊपर बनेंगे, ठीक है। आपने बस यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर 3 स्टेप में ये हो जाता था क्या, ओ जो है वो किसकी वाइफ है, पी की, और पी का पेरेंट क्या है, क्यू। हमें बताना ओ का क्यू से क्या रिलेशन है, भाई क्यू की जो बेटा है उसकी बीवी, मतलब आपके बेटे की बीवी आपकी बहू लगी ना, तो बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। और मुझे इतनी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन 76 क्वेश्चन को भी किया होगा, क्योंकि मैंने टाइम एंड वर्क में आपको अच्छे से मैंने 4 सेशन उसके डाले हुए हैं यूट्यूब में ही, ठीक है। मैं सब यूट्यूब में ही पढ़ाता हूँ, वहीं पर सेशन पढ़ा, उसमें आपके मैंने टाइम एंड वर्क में लास्ट टॉपिक पढ़ाया था पाइप्स एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क में एक ही कंसेप्ट आपको यूज करना होता है, और मैंने अच्छे से वो कंसेप्ट आपको पढ़ाया। वो कंसेप्ट आपका कहता है कि आपकी कितनी एफिशिएंसी है, वो आपको पता चलता है वर्क बाय टाइम से, आप कितना काम कितने समय में करते हो आपकी एफिशिएंसी बताता है, ठीक है।
यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी और टाइम की रेशियो ले सकते हो। अगर किसी की एफिशिएंसी और टाइम आपस में इन्वर्स ले, अगर किसी की एफिशिएंसी मान लो 2:3 है तो टाइम उसका 3:2 होगा, आपस में उल्टे हैं ये, ठीक है, उल्टे होंगे, जो एफिशिएंसी होगी उसका उल्टा हमेशा टाइम होगा। बस यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था, ये क्या क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला याद है, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, और ये होता है एफिशिएंसी और टाइम आपस में उल्टे होते हैं। कहता है कि एक पंप जो है वो वाटर टैंक को फिल करता है, मतलब एक कोई पानी की मोटर है वो एक वाटर टैंक को फिल करती है। अगर उसकी पंपिंग स्पीड को हमने बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ाना मतलब उसकी एफिशिएंसी को हमने बढ़ा दिया, कितना, 9/7 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, मतलब 9/7 बढ़ा दिया ना। ये को जो भी चीज रेशियो में लिखी होती है उसको इजिली समझो, ये होती है उसकी ओरिजिन, जो नीचे होता है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर जो चीज होती है वो उसकी न्यू वैल्यू होती है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने क्या किया, पंपिंग स्पीड को इंक्रीज कर दिया 9/7 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनली इसकी एफिशिएंसी 7 थी, क्या थी, स्पीड मतलब एफिशिएंसी, ओरिजिनली इसकी एफिशिएंसी 7 थी ओरिजिनल, और हमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 9 कर दिया, ठीक है। और द टैंक गेट्स फिल्ड 30 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल। बिल्कुल, आप अगर मोटर की एफिशिएंसी की स्पीड को बढ़ाओगे तो टैंक जल्दी ही फिल होगा ना, तो वही कह रहा है 30 मिनट जल्दी फिल हो जाता है। हमें बताना है कि हाउ मच टाइम डिड द पंप ओरिजिनली टेक टू फिल द टैंक, और ओरिजिनली उसको कितना समय लगा होगा। मैंने आपको ये बताया कि एफिशिएंसी हमेशा टाइम के इन्वर्सली रिलेशन होती है। अगर एफिशिएंसी 7 से 9 में गई है तो टाइम आपका हमेशा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, टाइम आपका 9 से 7 गया होगा। यही आपको समझता, ओरिजिनल टाइम आपका 9 था, अब आपने जब स्पीड बढ़ाई तो उसको टाइम कितना लगा होगा, 7। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, 9 और 7 में कितना डिफरेंस है, 2, और ये डिफरेंस आपको दिया हुआ ना कि कितने जल्दी फील हुआ, 30 मिनट्स, इसका मतलब 2 की वैल्यू 30 मिनट्स है और 1 की वैल्यू आ गई 15 मिनट। हमें क्या बताना है, हमें ओरिजिनल टाइम बताना, ओरिजिनल टाइम हमारा 9 था तो 9 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 135 मिनट। अगर आपको न्यू टाइम पूछा होता, न्यू टाइम पूछा होता तो फिर आप इस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते, ना कि 9 से, ठीक है। ये होता है रेशो। रेशियो में जो नीचे होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर न्यू वैल्यू होती है। हमें देखना होता है ओरिजिनल और न्यू का डिफरेंस कितना है, उसको क्वेश्चन में पक्का किसी ना किसी वैल्यू के बराबर दिया होता है। यही इसने यही कहा ना कि जब अपने एफिशिएंसी को पंप की बढ़ाया तो उसको 30 मिनट कम समय लगा, इसका मतलब वो जो डिफरेंस आया ना ओरिजिनल से न्यू का, वो 30 मिनट का है, टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो ओरिजिनल टाइम मेरा 9 था और मेरा जो है नया टाइम 7 था, तो दोनों का डिफरेंस 2 था, तो वही 2 जो डिफरेंस था वो 30 मिनट जल्दी हो गया ना, तो वो 30 के बराबर। इसमें एक की वैल्यू आपको निकालनी होती है, जब आपने एक की वैल्यू निकाल दी, न्यू निकालने के लिए बोला है न्यू निकाल दो, न्यू टाइम या ओल्ड टाइम बोलने के लिए बोला ओल्ड टाइम। जितने भी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे वो आप इसी तरह से यूज करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेशियो का कंसेप्ट और मैंने एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को निकाला है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77, ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, मैं आपको बता के जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने स्टार्ट किया तो मैं कंप्लीट भी करूंगा, बट आपको लास्ट में बताऊंगा ताकि बाकी क्वेश्चन पहले हो जाए, ये ना इसी में आप उलझे रहो, ठीक है। अब कहते हैं चूज द करेक्ट इन्फेरेंस विद द स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन है। पहली स्टेटमेंट, यार ये तो अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, इसमें तो वेन डायग्राम के बिना क्वेश्चन नहीं करना, वेन डायग्राम में गड़बड़ नहीं हुई। कहता है सारे साइंटिस्ट टीचर हैं, स्टेटमेंट क्या बोलती है, सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं ना वो सारे रिसर्चर हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, रिसर्चर के अंदर आते हैं। और कोई भी रिसर्चर पोइट नहीं है, मतलब कोई भी रिसर्चर जो है वो पोइट नहीं है, ये इसकी आगे क्या, इसके आगे वेन डायग्राम, ठीक है। सारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्चर के अंदर आते हैं और कोई भी रिसर्चर पोइट नहीं है, ठीक है। अब कहता है नो साइंटिस्ट इज अ पोइट। देखो यहां से आपको समझ आ रहा है कोई रिसर्चर पोइट नहीं है और साइंटिस्ट रिसर्चर के अंदर ही आते हैं, तो इसका मतलब कोई भी साइंटिस्ट पोइट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, इस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं। देखो ना यार, अगर आपके पापा की किसी के साथ नहीं बनती है तो तुम्हारे अंदर वाले घर वालों की भी नहीं बनेगी, ठीक है, नहीं बनने देंगे वो, यही है यहाँ पर। तो अगर बड़ों की ही नहीं है किसी के साथ तो बच्चों की भी नहीं होगी, मतलब ऐसा होना ही चाहिए, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो घर के बड़े जो हैं वो रिसर्चर हैं, उनके बच्चे हैं साइंटिस्ट। तो रिसर्चर की ही पोइट के साथ कोई नहीं बनती तो साइंटिस्ट की क्यों बनेगी, साइंटिस्ट की भी नहीं बनेगी। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, और वैसे भी आप देख लो इनका कोई डायरेक्ट लिंक आपस में नहीं है। सेकंड देखो, सम रिसर्चर्स आर डेफिनेटली साइंटिस्ट, कुछ ना कुछ रिसर्चर जो है साइंटिस्ट हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है ना। साइंटिस्ट रिसर्चर के अंदर ही तो आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्चर तो होंगे, कुछ ना कुछ रिसर्चर जो है वो साइंटिस्ट तो होंगे ना। रिसर्चर बड़ा है, ये एक पूरा पेज रिसर्चर, उसमें कुछ जो है साइंटिस्ट हैं, उसमें कुछ क्या है, साइंटिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, इसका मतलब रिसर्चर के अंदर ही तो साइंटिस्ट आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दोनों फॉलो करनी चाहिए थी। इसका ये क्वेश्चन भी गलत है जिसने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन मैंने एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिसने भी वो वीडियो देखी होगी उसको गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाँ, यहाँ पर ऐसे कोडिंग के ये क्वेश्चन भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको भी आएंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। एक तो आपको वैल्यू कैसे याद रखनी है, इजोटी से याद करवाया था आपको, 5, 10, 15, 20, 25, सिर्फ ऐसे नहीं। उसके बाद मैंने आपको एक और तरीका बताया था यार, जैसे राइट टू वोट 18 होता है, T20 होता है, ठीक है, ABCD तो तुम सिंपली देख लो, E5 होता है, ये हमने देख लिया था। फिर JK आपने 10-11 से याद रखना था, 10-11, ठीक है, मैन 13-14 से, इतने भी याद कर लो, बाकी आगे पीछे प्लस माइनस करके आप पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं होता है ना, तो एक पेपर में जाके ना, जैसे कोई भी इसके भी क्वेश्चन पेपर में मैंने बच्चे के देखा था, आप पेपर में जाके अगर मान लो आपको ये याद नहीं रहता है, तो वहां पे आप नहीं ट्रिक लग रही है, तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, ABCD लिख दो, CDEFGHIJKL, कहाँ गया, KLM, यहाँ पर M तक लिखना, फिर उल्टा कर देना, NOPQRSTUVWXYZ। क्यों उल्टा लिखा है, क्योंकि इनके उल्टे हैं, A का उल्टा Z है, B का Y, C का X, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन। फिर इनकी नंबरिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देन यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो आपको किसी की भी वैल्यू देखनी है तो आपको पता चले, मान लो T की देखनी है तो 20 है, S की 19 है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो पेपर में। अब मुझे याद है तो मैं नहीं करता हूं, बट तुम्हें अगर नहीं याद तो अभी याद करने के बजाय आप इसको आज से पेपर में यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, कहता है स्मार्ट, ध्यान से सुनो, स्मार्ट जो है, स्मार्ट वर्ड जो है, स्मार्ट वर्ड, इसकी वैल्यू जो है आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, 96। देखो पहले स्मार्ट की प्लेस वैल्यू में लिखता हूँ, एस कितना होता है 19, M 13 होता है, A 1 होता है, R 18, राइट टू वोट T20, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, देखो 96 बन रहा है, तो 96 कोशिश करते हैं, 96 बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखो 96 बन रहा है, 20 और 18 38 हो गया, 39 3 42 52 और 9, ठीक है, 71 बनेगा, 71 हो गया ना, ये हो गया 71। ये 96 तो नहीं बना, इसका मतलब 71 में कुछ ऐड हो रहा है। अब सोचो क्या ऐड हो सकता है, ये कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है ना, तो अगर मैं 5 का स्केयर इसमें ऐड करूं, 5 का स्केयर क्या होता है 25, तो 71 में अगर मैं 25 ऐड करूं तो बन रहा है 96, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये मेरी ट्रिक सही है या गलत है, अब नेक्स्ट करेंगे तो पता चलेगा। अब माइंड में भी अगर ये लग रही है, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेट जो ट्रिक है, ठीक है। माइंड की वैल्यू लिखो, M जो है आपका 13 होता है, I की वैल्यू 9 होती है, N की वैल्यू 14 होती है, D की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। 4 4 8 8 8 3 12, ठीक है, 4 4 8 हो गए ना, 8 3 11 और 9 20, ठीक है, 20 और ये 20 कितना हो गया 40, 40 आ गया, प्लस ये कितने 1 2 3 4, तो 4 का स्केयर कर देंगे, 4 का स्केयर क्या होता है 16, 40 प्लस 16 कितना होता है 56, तो इसका मतलब ये आ गया 56, इसका मतलब माइंड 56 है, तो ये करें। इसका मतलब आपका यही ट्रिक लग रही है, जैसे आप प्रो है ना, इसमें भी यही ट्रिक है। पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, P की वैल्यू होती है 16, R राइट टू वोट 18, अजोटी में हमें पता है EJO 15 है, तो इनको ऐड करो तो कितना बनेगा, ये बनेगा 8 6 14 5 19 9 और 1 और 3 1 4 49 बन गया, प्लस ये कितने 1 2 3, तो 3 का स्केयर, 3 का स्केयर क्या होता है 9, 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 क्या होता है 58, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है, आपको प्लेस वैल्यूज इनकी आनी चाहिए। जब आप इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लोगे उसके बाद आपने सिंपली इस क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ना कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है। देखो इधर 3-4 तरह के क्वेश्चन जो है, मैं आपको 1-2 चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। क्वांट की जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया रेशियो का मतलब, मान लो अगर आपको रेशियो 2:3 दी हुई है, इसका मतलब क्या है, कोई एक नंबर होगा, हमने एक नंबर निकालना, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ना 2x 3x, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया। क्यों, हम एक x निकाल, मान लो x की वैल्यू 2 आई, तो पहला नंबर आ जाएगा 2 × 2 4 और दूसरा नंबर आ जाएगा 3 × 2 6, यही मतलब होता है रेशियो का, ठीक है। दूसरा, जब भी कभी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जब भी कभी प्रॉफिट होता है उसके लिए हम प्लस यूज करते हैं, प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है, और लॉस जब भी हमें होता है हम माइनस यूज करते हैं। ये दो चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। कोई यहाँ पर अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, प्रॉफिट के लिए प्लस और रेशियो का मतलब आपको पता है ना, फिर आपको इस क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक कंपनी जो है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी थी 12 लाख, उसमें 3 प्रोजेक्ट में डिवाइड कर देता है, A B एंड C। किस रेशो में डिवाइड किया, 2 3 और 5 में। मतलब मान लो अगर मैं टोटल कॉस्ट इसकी 100 भी मान लेता हूँ, 100 का 2 जो है, 2 रेशो जो है वो 1 को मिलेगी, उसके बाद 3 1 को मिलेगी और 5 तीसरे को मिलेगी, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। प्रोजेक्ट ए को एक रिटर्न मिलता है, प्रोजेक्ट ए को 10% प्रॉफिट होता है, प्रोजेक्ट बी में रिटर्न में 20% प्रॉफिट होता है और सी में लॉस होता है 10% का। हमें ओवरऑल परसेंटेज या गेन में, जब भी आपको ओवरऑल बोला है मतलब आपको एवरेज बतानी है, क्या बतानी है, एवरेज बतानी है। ये एक एवरेज का क्वेश्चन है,
बेसिकली ये एक एवरेज का क्वेश्चन है, उसमें प्रॉफिट लॉस और रेशियो तीनों का कंसेप्ट यूज है। और एवरेज निकालने का तरीका है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सम कैसे निकालोगे, देखो प्रोजेक्ट ए की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट ए की रेशियो कितनी वैल्यू है 2, और इसको प्रॉफिट हो रहा है 10 का, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 10, ठीक है, लेकिन 10 हम प्लस का लेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट बी की रेशियो कितनी है 3, तो 3 और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 20 इज 60। अब प्रोजेक्ट सी की जो वैल्यू है रेशियो कितनी है 5, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 नहीं है -10 है क्योंकि लॉस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -50। तो बस यार आपको तीनों वैल्यूज आपके आ गई, एक 20 है, एक 60 है, एक -50। इसका एवरेज निकालो तो क्या हो जाएगा 20 + 60 - 50, और एवरेज में आपने रेशियो में डिनोमिनेटर में क्या लेते हो सबका सम, तो 2 + 3 + 5, तो कर लो ये कितना हो गया 60 और 20 कितना हो गया 80 -50 डिवाइड हुआ 5 3 8 2 10, तो ये हो गया 30/10, तो ये कट गया, तो कितना आपकी वैल्यू आई 3। तो ये 3 प्लस का, इसका मतलब इसको 3% प्रॉफिट हुआ। अगर ये 3 माइनस का आता तो इसको 3% लॉस होता, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत किया इसने, 3% इसको प्रॉफिट होगा। देखो आपने करना क्या था, सिंपली ये क्वेश्चन ऐसा था, ये एक एवरेज का क्वेश्चन, आपने ओवरऑल परसेंटेज गेन या लॉस निकालना था, ओवरऑल मतलब एवरेज निकालनी थी। आपको रेशियो दिए, जब भी आप रेशियो दी होती है, आप रेशियो को किसी एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू वही एक्स तो दिया हुआ है। प्रोजेक्ट ए के लिए वो 10% प्रॉफिट है, प्रोजेक्ट बी के लिए वो 20% प्रॉफिट है, प्रोजेक्ट सी के लिए 10% लॉस है। तो प्रोजेक्ट ए का निकालेंगे, रेशियो उसकी 2 है और 10 से जैसे हम एक्स की वैल्यू 2x 3x करते थे, हमें वो दिया हुआ तो हम करेंगे 2 × 10, दूसरे केस में बी के लिए 3 × 20, और तीसरे केस में 5 × -10, तो वैल्यू आ गई वो टोटल सम, ये तीनों वैल्यूज का सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेशियो में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो जो 2 3 5 जो भी रेशियो दी होती है वही होती है, तो उनको ऐड करके नीचे लिखें। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो अब आप इसमें गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आए थे, अब और कुछ क्वेश्चन कौन से आए थे वो ऊपर करके उनको भी सॉल्व करते हैं, नीचे डाले मैंने शायद, ठीक है। सिर्फ इतने क्वेश्चन, अभी तो ये आधे क्वेश्चन हुए, आधे क्वेश्चन और मैं इसका दूसरा सेशन नहीं ला सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने और भी सेशंस आपके डालने हैं, आपका जैसे जूनियर असिस्टेंट का बहुत कम टाइम है। अब ये क्वेश्चन सारे बोर्ड मार्क्स के थे ऊपर वाले, ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स का अगर आपको सिंपली पता होता आप ये क्वेश्चन कर लेते, बट अभी सिलेबस में वो है नहीं है, तो मैं जिनके लिए पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो जूनियर असिस्टेंट वगैरह बच्चों के लिए, तो उसमें अभी हम इसको फर्दर किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को समझो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड और अ कार्ड विद अ फेस। देखो और का मतलब होता है प्लस, जब भी प्रोबेबिलिटी में और है उसका मतलब प्लस करना। अब देखो आपको, आपने कार्ड्स पढ़े हुए हैं, कार्ड्स टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, ठीक है, और आपको 52 जिसे कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि आपका मतलब नीचे आ गया पूरा सैंपल स्पेस, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या है, नीचे आएगा 52 और ऊपर आएगा उसमें से जो आपकी वैल्यू है वो लेनी है। जैसे मान लो रेड कलर, तो रेड कलर कितने होते हैं, रेड कलर के कार्ड 26 होते हैं, टोटल 52 में से 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 26/52 प्लस दूसरा केस क्या है और फेस, और आपने दूसरे में आपने फेस वाले लेने हैं। फेस कौन से होते हैं, किंग क्वीन या जैक। देखो आपके पूरे कार्ड जो होते हैं 52, उसमें से 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जैक होंगे, बट उसमें से 2 तो यहाँ चलेंगे ना रेड में, क्योंकि 4 में से 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक, तो इसका मतलब आपने बस 2 उठाने हैं। अब यहाँ से 2 यहाँ से उठाने हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितने हो गए टोटल 2 2 4 2 6, तो मतलब 6 यहाँ से उठाने, टोटल कितने 52, ठीक है। टोटल कितने कार्ड है 52, तो 6 यहाँ से उठा लिए, नीचे आपका आ गया 52 दोनों में कॉमन, 26 और 6 कितने हो गए 32, और 32 को डिवाइड करो 52 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 4 8 32 और 4 जो है 13 52। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑल्दो जूनियर असिस्टेंट के पेपर में ये है नहीं, बट जिनके पेपर में वो समझ लो। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, प्रोबेबिलिटी आ गई 26/52। फिर जो फेस कार्ड है वो किंग क्वीन और जैक की बात करें, टोटल सब में 4 4 4 होते हैं, बट हम 4 4 4 नहीं ना ले सकते क्योंकि 4 में से 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं। रेड वाले तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना 26/52 में, तो अब 2 रेड वाले नहीं उठाएंगे, तो 2 2 2 तीनों में से उठाएंगे। 2 2 2 कितने होते हैं 2 4 6, तो 6/52 आ गया, तो 52 नीचे कॉमन ले लिया, और 26 6 कितने हो गए 32, 32/52 को काट करो, ठीक है। 4 के टेबल में 32 भी आता है और 52 भी आता है, तो आप उसको काट के आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। जैसे ये कितने सिंपल क्वेश्चन है, देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब इम्पॉसिबल है, वो इवेंट नहीं हो सकता। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब वो श्योर इवेंट है। बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। कहता है श्योर इवेंट, कोई इवेंट होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। और ये देखो दूसरी स्टेटमेंट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन डाइस। एक डाइस के ऊपर 6 से ऊपर नंबर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। डाइस के ऊपर नंबर ही 6 तक होते हैं, तो 6 से ऊपर वाला कैसे आएगा, तो कभी नहीं आ सकता, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, क्या होती है 0। मैंने अभी पहले ही बता दिया था। श्योर इवेंट मतलब जो इवेंट होगा ही होगा
उसकी वैल्यू होती है 1 प्रोबेबिलिटी की, और जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0, बाकी सबकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, तो मैं इस क्वेश्चन में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ना यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30। जिसको ये 4 क्वेश्चन की समझ आ गई ना, अब तुम बोलते हो कि सर आपने क्वांट नहीं पढ़ाया, भाई ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये भी क्वांट है। ये 4 क्वेश्चन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के आपने निकाल दिए या आपको ये समझ आ गया, अब मान लो आपके नहीं निकले या मेरे पढ़ाने के बाद आपको समझ आ गई, तो आप समझ जाना कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है, इसमें तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं होगी। बट उससे पहले अगर आपको ये सेशन अभी तक पसंद आ रहा है तो एक यूट्यूब में आता है सब्सक्राइब का चैनल, अगर पसंद आ रहा है तो वो कर दिया करो ना, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। मतलब आपने कसम खाई है कि सर को मोटिवेट नहीं होने देना पढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। आने वाले जो 8-10 दिन है ना, 10-15 दिन, उसमें धड़ाधड़ क्लासेस आएंगे। अब मैराथन सेशंस प्लस मैं प्लान कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आज रात को भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आ जाए, नहीं तो कल तो पक्का आएगा, ठीक है। कल्चर ऑफ इंडिया में तुम्हें दिक्कत है ना, जो हेरिटेज एंड कल्चर, उसको पहले सबसे पहले उसी दिक्कत को ठीक करेंगे, और नए पैटर्न पे एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन, उसके साथ साथ इसी पेपर का फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जीके पोर्शन जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है, तो उसको जिसने भी नहीं देखा वो देख लेना। नया पैटर्न है, नई चीजें हैं, आपको क्लियर होगा बिफोर गोइंग टू एग्जाम इन 2026, ठीक है। अब देखो ये 27 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाईसाइकिल को 2850 रुपए का बेचा, ठीक है, शॉपकीपर को 14% प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। अगर हम उसके प्रॉफिट को कम करके 8% ले आए तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो जब भी ये सीपीएसपी के क्वेश्चन आते हैं ना प्रॉफिट लॉस का, आपको 1-2 चीजें पहले ही मैं बता देता हूँ सीपीएसपी के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। पेज कहाँ डाल दिए, ऊपर होंगे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने हमेशा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर आपको सीपी नहीं दिया तो आपने सीपी 100 मान लेना। कितना मान लेना? 100, ठीक है। पहला इजी हो जाती है इसे कैलकुलेशन। दूसरा, हमेशा सेलिंग प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सीपी में। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। प्रॉफिट और लॉस कभी भी एसपी पे कैलकुलेट नहीं होगा, किस पे कैलकुलेट होगा? सीपी पे। आपका प्रॉफिट क्या होता है? देखो आपने कोई चीज ली 50 रुपए की, आपका कॉस्ट प्राइस, आपने उसको 100 रुपए की बेच दी, ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आप सबको पता है, ठीक है। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो सेलिंग प्राइस, अगर परसेंटेज में निकालना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो परसेंटेज में निकल जाएगा। इसी तरह जब आप लॉस निकालोगे तो लॉस, कोई चीज लॉस में है मतलब क्या, आपने 50 रुपए की चीज ली और 40 की बेच दी, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो लॉस में सीपी माइनस एसपी हो जाता है, निकलता है ये भी सीपी में है इंटू 100। बस ये 2 फॉर्मूले लगते हैं और कुछ नहीं है, सीपी को 100 मान लेना, ठीक है। एक तो ये क्लियर है। दूसरा, और क्या, मैं सारे सीपीएसपी के क्वेश्चन रेशियो से पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस पूरा रेशियो से समझाऊंगा। सेकंड, एक कंसेप्ट होता है एमआरपी का। एमआरपी क्या होता है? देखो आपने क्या किया, आपको मान लो आपकी कोई चीज थी, अभी अब वो 1920 को शायद 18-19 को मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वो बता रहे थे ना कंट्री इन में सेल लगेगी, सारे प्राइसेस में 90% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, ठीक है। तो ऐसा वही सेल वगैरह की चलती है। अब सेल में क्या होता है, मान लो कोई चीज 50 की थी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, पहले इसका प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है, पहले इसका प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है। मान लो इसका प्राइस इन्होंने कर दिया 70, फिर क्या बोलेंगे, इस एमआरपी, इसकी एमआरपी पहले इन्होंने 70 कर दी, क्या कर दी, एमआरपी इसमें 70 कर दी, फिर बोलेंगे इसके ऊपर हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे होगा? एमआरपी पे। ये याद कर लें, डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? एमआरपी, मार्केट प्राइस में हमेशा डिस्काउंट लगता है। दिस इज क्लियर, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन। अब आपके कोई भी ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना हम ऐसी हवा में उड़ा देंगे। देखो पहला क्वेश्चन ही क्या कहता है, ठीक है, इसको मैं ऊपर अच्छी तरह से निकालूंगा, पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो। कहता है सेलिंग प्राइस मेरा 2850 और शॉपकीपर को 14%, मतलब अगर एक शॉप के, मैंने आपको बोला सीपी मान लो 100, सीपी मान लो 100, ठीक है, सीपी आपका हमेशा आपने 100 मान लिया। कहता है एक शॉपकीपर को 14% प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना आ जाएगा? अगर सीपी 100 है, उसको 14% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका एसपी कितना आ जाएगा? 114। भाई अगर उसने 100 रुपए की चीज ली और 114 और 14% वो प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 100 का 14% 14 ही होता है, तो इसका मतलब उसने 114 पे बेची होगी, तो इसके एसपी कितना आ गया? 114। बट हमें एसपी की वैल्यू 114 पे 2850 दी, इसका मतलब 114 की वैल्यू 2850 है, तो हमें हमेशा, मैंने आपको बोला 1 की वैल्यू निकाल, तो 1 की वैल्यू आ गया 2850 डिवाइडेड बाय 14, 114, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब नेक्स्ट कहता है अगर हम प्रॉफिट को रिड्यूस करके 8% ले जाए, प्रॉफिट 14% की जगह हम 8% ले जाए, हमारा सीपी 100 है, अगर प्रॉफिट 8 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 108। हमें इस 108 की वैल्यू निकालनी, तो अगर एक की वैल्यू ये है तो 108 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2850 डिवाइडेड बाय 114 इंटू
108, तो ये 108 की वैल्यू हो जाएगी, यही हमें निकालनी है। 114 से 2850 को जब आप 2850 को जब आप 114 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बेसिकली 25 आता है। कितना आता है, 25, और 25 को 108 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 0 40 0, ये 2700 के करीब आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, कितना, 2700। ठीक है, वापस बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, कोई ऐसे मतलब चिंता से नहीं होगा। कहता है कि इस सिंपली क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में क्या क्या रहा है वो समझो। क्वेश्चन में ये चीज़ इसने कही कि आपका जो बेसिकली कॉस्ट प्राइस है, मैं मान लिया कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया था, ठीक है। ये बोलता है कि एक पर्सन क्या करता है, इसको भेजता है 2850 पे। कितना बेचता है, 2850 पे, और जब ये इसको 2850 पे बेचता है, इसको प्रॉफिट होता है कितना, 14%। इसका मतलब प्रॉफिट अगर 14 दिया हुआ है तो इसका मतलब एसपी इसका 114 था, इसका मतलब 114 की वैल्यू 2850 दिया। हमें बताना है कि हमें तब एसपी निकालना है जब इसको 8% प्रॉफिट हो। तो मतलब 8% प्रॉफिट का मतलब क्या है, सीपी इसका 100 है, तो 8% प्रॉफिट का मतलब एसपी इसका 108, मतलब हमें 108 की वैल्यू नहीं। अगर मुझे एक की वैल्यू पता चल जाए तो मैं 108 की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर 114 की वैल्यू 2850 के बराबर है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2850 डिवाइडेड बाय 14। यहां तक तो तुम्हें 114, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना होगी। तो हमें किसकी निकालनी, 108 की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 2850 डिवाइडेड बाय 114 इंटू 108। तो इसको डिवाइड कर लो, ये जाएगा 25 से, 25 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे, 2700 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन इसका 2700 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शॉपकीपर जो है वो अपने गुड्स को 30% अबव इट सीपी लगा देता है। ठीक है, अब जैसे सेल लगती है ना, मिंत्रा में सेल लगी, उसमें क्या बोलते हैं, सेल लगी, आप ऑक्टेव जीन्स पे गए, वहां पर सेल लगी और लड़कियां बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं, यार सेल 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 पे खरीदे। लड़कों तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वैसे, वो क्या ही करते हैं, वो देखते हैं बस शादी है, अब शाम को बारात जानी है तो अब ड्रेस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बेचते हो तो दिन को जाके कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, ऑल्टर करा के शाम को पहुंच, मेरा तो यही केस है, बाकियों का मुझे नहीं पता। बट लड़कियां होती है वो वेट करती है, नायका पे कब सेल है, मिंत्रा पे कब सेल है। ठीक है, अब वो जो सेल कर रहा है तो वो कोई बेवकूफ थोड़ी अपने नुकसान कराएगा। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो शॉपकीपर या कोई सेल लगाने वाला, वो पहले अपने सीपी के ऊपर ना गुड्स का प्राइस बढ़ा देगा। उसने यही किया, सीपी के ऊपर जो मार्क प्राइस था एमआरपी को 30% पहले बढ़ा दिया। ठीक है, फिर वो शोर कर देंगे बिग मेगा सेल, सुपर सेल ऑफ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो पहले कॉस्ट प्राइस से 30% पहले ही बढ़ा के बाद में डिस्काउंट देगा, तब भी इसको प्रॉफिट ही होगा। हमें बताना है उसका गेन। ठीक है, देखो तब भी प्रॉफिट ही कमा रहा है। ठीक है, और यही होता है बेसिकली सेल में। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली समझो। अब सीपी में हमेशा मान लेता हूँ, मैंने सीपी मान लिया कितना था, 100 रुपया इसका सीपी था, 100 रुपीज सीपी था। ठीक है, 100 सीपी मानोगे। अब ये क्या कह रहा है, सीपी से 30% ऊपर एमआरपी लगा, तो इसका मतलब इसका एमआरपी 130 रुपये था। इधर तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि मैं एमआरपी पे आपको डिस्काउंट दूंगा, आपको सस्ता डिस्काउंट मिलेगा। कितना, 10% डिस्काउंट दूंगा। मतलब आपने 10% निकालना है किसका, 130 का। एमआरपी तो डिस्काउंट एमआरपी का ही निकलता है ना, 10% मतलब 10/100 इंटू 130। इसका मतलब ये कितना आ गया, ये गया 0 से 0 गया तो इतना आ गया 13। इसका मतलब 13 रुपये इसने डिस्काउंट किया। एमआरपी कितना था इसका, 130, उसमें इसने 13 रुपये डिस्काउंट किया। इसका मतलब इसने चीज को कितने रुपए का बेचा, 117 रुपये का। कितने का बेचा, 117 रुपये। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, इसका सीपी 100 है, सेलिंग प्राइस 117 है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 117 में से माइनस कर दो 100 का, तो कितना आ गया, 17%। इसको 17% प्रॉफिट हुआ। इसने बेसिकली, इस दुकानदार ने, सेल वाले ने आपको डिस्काउंट 10% देने के बाद भी 17% प्रॉफिट कमाया। कैसे कमाया, इसने पहले ही सीपी का प्राइस जो है बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसके बाद उसने डिस्काउंट वगैरह देके अपना प्रॉफिट जो है वो ले लिया, 17% इसको प्रॉफिट। ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ बात बताने वाली बात ही नहीं है। आपका 30% वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से एमआरपी को बढ़ा देता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी 130 हो गया। फिर वो क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है 10%। डिस्काउंट एमआरपी पे होता है, तो 10% उसने 130 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 13 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिए। तो 130 में से 13 के 117 की वो अभी भी चीज बेच रहा है, मतलब 100 रुपए की चीज अभी भी 117 की बेच रहा है। तो इसका मतलब 17 रुपए जो है उसको अभी भी प्रॉफिट हुआ है। और इसी तरह से मार्केट में बात चलती है। इसलिए भी जब सेल लगती है ना, तो ऐसे मतलब वो नहीं हो जाया करो शुरू, उसके 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले के प्राइसेस और सेल के प्राइसेस में देखो, उनके सीपी से पहले ही प्राइसेस बढ़ा के फिर 50-50, 60% डिस्काउंट दिए जाते हैं। ठीक है, यही तरीका होता है। अब बिजनेस मार्केट में पूरा मैं खोल के नहीं ना रख सकता यहाँ पे आपके सामने। नेक्स्ट देखो, अगर सेलिंग प्राइस 12 बुक्स की कॉस्ट प्राइस 18 किताबों के बराबर है, हमें निकालना है, क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। देखो 12 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 18 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यही आपको दिया ना, मैंने जो स्टेटमेंट बोली थी वो स्टेटमेंट लिख दी। ऐसे क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं। मतलब 12 किताबों का जो सेलिंग प्राइस है वो 18 कॉपियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो मैंने आपको पहले ही सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा अब इस क्वेश्चन। देखो अगर मैं इसकी रेशियो लूँ, SP/CP की रेशियो लूँ, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, ये CP यहाँ से नीचे चला गया ना, तो यहाँ पे ऊपर 18 ही रहेगा यहाँ पर, बट ये 12 नीचे चल जाएगा, तो 18/12, ठीक है। ये नीचे वाला CP है, ऊपर वाला SP है, मतलब CP हमारा 12 है और SP हमारा 18 है। तो देखो 12 से कितना बढ़ा, 6 बढ़ा ना, और ये क्या होगा, ये 6 प्रॉफिट है। जब CP से SP बड़ा हो तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखो ना यार, आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो, मतलब ऐसे चेहरे मत बनाया करो, समझ नहीं आया। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, मुझे पता चल जाता पढ़ाते हुए कि आपको समझ आया होगा कि नहीं। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। मैंने आपको बोला ऊपर वाला SP होता है, तो 18 SP है और CP 12 है, तो 18 में से 12 निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हो, 6। अब प्रॉफिट किस में कैलकुलेट करते हैं, CP पे, बाय 12 इंटू 100। तो ये परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 2 50 ज़ा 100, तो इसका मतलब 50% इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जब भी CP SP के क्वेश्चन आएंगे कि इतने का कॉस्ट प्राइस इतने का सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो ऐसे ही करोगे, CP जितने का इंटू वो इज इक्वल टू SP जितने का इंटू वो, ठीक है। SP और CP की रेशियो निकालोगे और देखोगे CP के, मतलब आपको देखो, आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या है, SP माइनस CP करके प्रॉफिट निकलेगा, तो डिवाइडेड बाय कैलकुलेट हमेशा CP पे ही होता है। देखो प्रॉफिट लॉस CP पे ही कैलकुलेट होता है और डिस्काउंट हमेशा MRP पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो वो नीचे लिख दिया, इंटू 100 करके आप उसका इजीली आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कोई गड़बड़ किसी को नहीं होगी, किसी को नहीं समझ आए, किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है रिक जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स लेता है 56,000 की, 56,000 की, देन ही सोल्ड 1/3 ऑफ टोटल परचेज टू 40% लॉस, ठीक है। तुमने खोली एक दुकान, तुमने एक दुकान खोली। अब ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन बेसिकली है नो प्रॉफिट नो लॉस गेम का। तुमने एक दुकान खोली नई नई, और मैंने अपनी आइडेंटिटी तुम्हें बताई, मतलब मेरी शक्ल तुमने देखी है, ऑल्दो तुम अभी मुझे नहीं जानते, बट तुमने मुझे देखा है, और मैं तुम्हें फ्रीली यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, और मैंने आज तक तुमसे पैसे तो चार्ज किए नहीं है, और मैं तुम्हारी दुकान में आ गया, ठीक है, और तुम दुकान में, तुमसे मैंने कोई चीज ले ली, ठीक है। अब तुम होगा, अगर तुम्हें थोड़ी सी इंसानियत होगी, तुम बोलोगे यार सर ने पढ़ाया भी था, पहली बार सर आए, इनसे क्या पैसे लेने, ठीक है। अब सर तो ठहरे, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले सर बोलेंगे नहीं नहीं मैं बिना पैसे दिए नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट आपको लेनी पड़ी। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा लॉस पे ही ले लोगे, चल थोड़ा मेरा भी मान रखने के लिए थोड़े पैसे ले लोगे, बट पूरे नहीं लोगे। तो मान लो वही बात हुई, आपके पास क्या थी, आपके पास 1/3 पे बेचा, मतलब मान लो आपके पास 3 चीजें थी, कितनी थी, 3 चीजें। मान लेता हूं मैं उन 3 चीजों की एक आइटम की कॉस्ट में मान लेता हूं, आइटम कॉस्ट थी 100 रुपया, ठीक है। अब मैं आया पहले आपकी दुकान में, आपने क्या किया, उसको 40% लॉस पे बेच दिया। कितना लॉस उठाया, 40%, 100 का 40% मतलब 60। इसका मतलब आपने पहले बंदे को कितने की चीज दी, 60 रुपए की चीज दे दी, ठीक है। अब आपके पास कितनी टोटल 1/3 है ना, मतलब टोटल 3 चीजें, उसमें एक चीज तो आपने दे दी 60 की, लॉस पे 40% लॉस पे 60 रुपए की दे दी। अब कहता है हाउ मच प्रॉफिट डज ही नीड टू अर्न ऑन द रिमेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स टू कवर द लॉस। अब शाम को पापा को हिसाब भी देना आपको। अब आप क्या चाहते हो कि मतलब मैं नेक्स्ट जो 2 बंदे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करूं ताकि ये कंपनसेट हो जाए, मतलब आपने कंपनसेशन करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो चीज चलेगी आपकी 60 रुपए की, ठीक है, प्लस 2 चीजों का आपने किस प्राइस पे आप बेचोगे, वो मान लेते हैं X, 2 चीजें जो बेचनी है, ताकि तीनों का प्राइस जो है आपका वो बैलेंस हो जाए। तो तीनों का प्राइस CP मैंने मतलब इसका कितना कॉस्ट लिया, 100 लिया, तो 3 का कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। ये इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 300, और ये 2x हो जाएगा 300 माइनस 60, 300 में से 60 गया तो कितना है, 240। x की वैल्यू होगी 240/2, तो x की वैल्यू आ गई 120, ठीक है। इसका मतलब आपने चीज कितने की बेची, 120 की, CP कितना था 100, तो 100 की चीज 120 की बेचो, इसका मतलब कितना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे आपको बाकी 2 चीजें बेचनी पड़ेंगी, ताकि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया, नहीं समझ आया मैं वापस बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ ऊपर, डोंट वरी यार, समझाने के लिए बैठा हूँ, 10 बार समझाना पड़ेगा, 10 बार समझाऊंगा, बट आपको जाके फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला, आपने नई नई शॉप खोली, आपकी शॉप में मैं आ गया, तुम मुझे जानते हो, ठीक है। तुमने मुझे क्या किया, मुझे कोई चीज मान लो 100 रुपए की चीज थी, मैंने मान लिया लेट वो 100 रुपए की चीज थी, तुमने क्या किया, मुझे 40% लॉस पे बेच दी, तुमने मुझे वो 60 रुपए की दे दी, किसको, मेरे को दे दी, एक पर्सन को दे दी, ठीक है। अब आपको शाम को फादर को इक्वल हिसाब देना है, ना प्रॉफिट हो ना लॉस। इसका मतलब जो बाकी 2, क्योंकि 1/3 दिया, मतलब 3 में से एक बंदे को आपने लॉस पे दे दी, तो बाकी जो 2 बंदे हैं उनको आप किस प्राइस पे चीज दोगे, मुझे नहीं ना पता किस प्राइस, मुझे 60 की दे रहा हूं, उनको आपको ज्यादा प्राइस की देनी पड़ेगी, ताकि क्या हो कि तीनों का प्राइस मिला के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, मतलब ना आपको प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। तो इसका मतलब एक का प्राइस, एक को आपने दिया 60 रुपए की, 2 को आपने दी X रुपए की,
ताकि आपने इस तरह से देना कि ताकि तीनों का मिलकर किसके बराबर हो जाए, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, ताकि ना आपको खर्चा हो ना नुकसान हो। ठीक है, तो बस मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 2x की वैल्यू आ गई 300 में से 60 गए 240 और x की वैल्यू आपकी आ गई 120। इसका मतलब आपने बाकी दो बंदों को 100-120 रुपए की बेची। ठीक है, तो मुझे 60 की बेची थी, बाकी दो बंदों को 100-120 रुपए की बेची। तो 100 की चीज 120 की बेची हो तो इसका मतलब उन दो बंदों को आपने 20% प्रॉफिट की बेची और मेरे को आपने जो है 40% लॉस खाया। तो इसका मतलब है आपका जो है ना प्रॉफिट ना लॉस वाली सिचुएशन है। बट इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा दिमाग लगाते ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। खुद सोचो, 100 रुपए की चीज है, ध्यान से ध्यान से सुनना। 100 रुपए की चीज है, आपने 3 बंदों को देनी है, 1 2 3। ठीक है, 100 रुपए की चीज आपने 3 बंदों को देनी है, ध्यान से सुनना। 100 रुपए की चीज 3 बंदों को, एक को आपने चीज दे दी 40% लास्ट में, एक को दे दी 60 रुपए में। कितने की दे दी? 60 रुपए में। ठीक है, अब बाकी दोनों की कितने दोगे? टोटल कितना? 100 को 3 बार करो ना, 300 आना चाहिए। तो बाकी दो को कितने की दोगे कि 300 आएगा? तो बाकी दो को 120 की दोगे ना यार। 120 240 और 60 कितना हो गया? 300। तभी तो आपका लॉस कंपनसेट होगा। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे, बट ये तो हो गया, ये हो गया अगर सिंपल क्वेश्चन होता है इस तरह का। बट अगर मुश्किल आ जाता तो आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर जब नो लेट नो प्रॉफिट का मतलब होता है इक्वल टू, तो इक्वल टू में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दो तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था, उसके बाद ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 50 मिनट्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए और कॉन्टिन्यूसली बिना कोई फालतू बात किए। तो समटाइम्स मेहनत तो लगती है यार चीज़ों को, बट मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तुम लोग कैसे मेहनत करोगे? ठीक है, तो तुम्हारे टीचर ही मेहनत नहीं करेंगे तो अगर उनको भी सिर्फ यही होगा कि पैसे कमा लें तो फिर तुम भी कैसे ही करोगे मेहनत? तो थोड़ी मेहनत करो। अगर मैं पढ़ाने में मेहनत कर सकता हूँ तो तुम्हें अपनी नौकरी में, तुम्हारे लिए मेहनत कर सकता हूँ, तुम्हें खुद के लिए नौकरी लेनी है तो तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए। थोड़ी बहुत ही पढ़ा करो, इसलिए बोलता हूँ। अब जैसे जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं वो सेशन देख रहे हैं, तो अब सिर्फ 15 दिन की बात है, 15 दिन सब कुछ भूल भाल के ना यहाँ पे पढ़ाई करो अच्छे से। अगर 15 दिन मेरे साथ अच्छे से कॉन्टिन्यूसली लगाओगे, जो देखो आपका ट्रांसपोर्ट, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट इंडिया, हेरिटेज कल्चर ऑफ इंडिया, मुझे पता है क्या क्या तुम्हारी दिक्कतें हैं, कहाँ से टॉपिक, बट जो ऑलरेडी पढ़ा है वो तो पढ़ो। तुम्हें मैराथन सेशन मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको देखो, उनकी रेलिवेंस तुम्हें पेपर में जाके खुद पता चल जाएगी। ठीक है, पता चल जाएगी। और एक मैंने कल रात को 20 मिनट की 15-20 मिनट की वीडियो डाली है जिसमें जूनियर असिस्टेंट के बच्चे सभी को देखनी है, जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसमें तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी है। तो एक बार वो जरूर एग्जाम जाने से पहले देख लेना, एग्जाम जाने से पहले, प्रिपरेशन से पहले, एग्जाम में जाने से पहले देख के क्या करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, तो एक 10 की स्पीड से भाग रहा है, एक 20 की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 20 माइनस 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 10। और अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, 10 और 20 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा? मान लो दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपको देखो, आप दूसरी ट्रेन वाले को देखो, ऐसे लगेगा ये रुका ही है, इसका मतलब उनकी स्पीड्स माइनस है, रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की। बट अगर दोनों एक दूसरे अपोजिट तरफ से आ रही है, तो जब ट्रेन आपको क्रॉस करती है ना, तो आपको लगता है बहुत तेज गई, तो वो दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो, कहता है 3 बोट्स हैं हमारे पास, बोट ए, बी एंड सी। एक जेटी सेम जेटी से स्टार्ट होती है, मतलब सेम प्लेस से स्टार्ट होती है और सेम डायरेक्शन पे चलती है। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड में माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, उनकी स्पीड रुके हुए पानी में, देखो पहली की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 24 किलोमीटर पर आवर है, तीसरे की ए की स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 24 है और तीसरे की 36 है। ठीक है, बोट बी ने 1 घंटे के बाद स्टार्ट किया आफ्टर बोट ए। सबसे पहले बोट ए ने स्टार्ट किया, उसके 1 घंटे के बाद बोट बी ने स्टार्ट किया। ठीक है, मान लो यार ये आपकी ए है, ये आपकी बी बोट है और ये आपकी सी बोट है। ठीक है, तो ए बोट ने 1 घंटा पहले शुरू कर दिया, तो 1 घंटे में एक बोट ए कितने चलती है? 18 किलोमीटर। इसका मतलब जब बोट बी स्टार्ट करेगी ना, जब बी स्टार्ट करेगी तब तक ए जो है वो 18 किलोमीटर चल चुकी होगी। क्यों? क्योंकि उसने 1 घंटा पहले स्टार्ट किया। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट कहता है बोट बी एंड सी ओवरटेक बोट ए एट द सेम टाइम। बोट बी और सी जो है एक ही टाइम पे बोट ए को क्रॉस कर रहे हैं। हमें बताना है हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बोट बी डिड बोट सी स्टार्ट। तो बोट बी के भी कितने घंटे के बाद बोट बी ने स्टार्ट किया। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन पता क्या है? ये क्वेश्चन है चोर पुलिस वाला। आप पेपर में क्वेश्चन आता है ना चोर पुलिस का, क्या क्वेश्चन होता था? देखो मैं समझा दूं। ये अगर आपको पेपर में थीफ वाला क्वेश्चन आए तो वो भी यही है। ठीक है, ये नहीं बोलना कि थीफ वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, यही क्वेश्चन है।
आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ना, एक थीफ जो है वो पुलिस को देख के भाग गया, ठीक है, पुलिस, बस यहाँ पर 3 बंदे, वहां पर 2 बंदे थे, यहाँ पे 3, तीसरा आर्मी वाला लगा दो, ठीक है। तो सबसे पहले चोर भागता है, ठीक है, चोर भागता है, उसके बोल रहा है कि 1 घंटे के बाद पुलिस वाला भागा, ठीक है, और पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा। जिस जगह पे पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा उसी जगह के पे इस आर्मी वाले ने भी चोर को पकड़ लिया। हमें बताना है, हमें ये पता है कि चोर के 1 घंटे के बाद पुलिस वाला भागा, हमें ये बताना है कि पुलिस के कितनी देर के बाद आर्मी वाला भागा। ये क्वेश्चन है आपका। पहले तो आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको तो पहले 2 ही पूछता था, बट यहाँ पर 3 का केस आ गया, यहाँ पे तीसरा आर्मी वाला। ए बी सी को मान लो, एक चोर है, एक पुलिस है, एक आर्मी वाला है। चोर जो है सबसे पहले भागा, उसके पीछे पुलिस भागी, पुलिस के पीछे आर्मी वाले भागे, ठीक है, और तो आपको पता है सबसे ज्यादा स्पीड आर्मी वाले की होगी, और आर्मी वाला और पुलिस वाला इस चोर को एक ही टाइम में पकड़ेगा। बट हमें यह बताना है कि आर्मी वाला पुलिस वाले की कितनी देर के बाद भागा, ठीक है। चोर 1 घंटा पहले भागा, चोर की स्पीड 18 किलोमीटर की है, 18 किलोमीटर पर, इसका मतलब 1 घंटे में चोर ने 18 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया होगा जब पुलिस वाले ने स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली 18 किलोमीटर चोर जो है पुलिस वाले के आगे चल रहा था। और डिवाइड, देखो आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, एक ही फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आपको निकालना है टाइम, कितने घंटे के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट यहाँ पर स्पीड एक बंदे की नहीं है, यहाँ पर 2 बंदे, एक चोर है एक पुलिस है, तो इधर आपने यूज करना होता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बोलता है अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो इनकी स्पीड को माइनस कर दो। तो पुलिस थीव की स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाले की स्पीड कितनी दी थी, देख लेते हैं क्वेश्चन में यार, पुलिस वाले की स्पीड कितनी दी थी, पहले स्पीड्स लिख देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस 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 कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ था हमारा, हाँ, पुलिस की दी हुई है 24 और सी की दी हुई है 36। इसकी स्पीड है, कहाँ लिखा था, हाँ, इसकी स्पीड है, अब वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सॉल्व करें। 24 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 36 किलोमीटर पर। बट अभी इसको तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ आर्मी वाले को। अभी पहले हमने ए बोट जो है 1 घंटा पहले शुरू कर दिया, उसके 1 घंटे बाद बोट बी ने स्टार्ट किया, और इसका मतलब बोट ए जो है 18 किलोमीटर आगे चले गए, 1 घंटे में उसने 18 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। डिवाइड करेंगे स्पीड को, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, टाइम निकलेगा। स्पीड क्या निकलेगी, इन दोनों को माइनस करके, 24 माइनस 18, तो कितना आ गया, 18 डिवाइडेड बाय 6, और 6 3 जा 18 होता है, इसका मतलब 3 घंटे। 3 घंटे के बाद जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, मतलब बोट बी जो है बोट ए को पकड़ लेगी, ठीक है। अब 3 घंटे के बाद बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मतलब इस पुलिस वाले ने, बी ने कितना डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रेवल किया होगा, तो कर लो, इसकी स्पीड क्या है 24, और टाइम कितना है 3 घंटे, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 72 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। 72 किलोमीटर डिस्टेंस पे बोट बी ने ए को पकड़ लिया, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। बट आपके क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो बोट सी है वो भी उसी डिस्टेंस में इसको पकड़ लेगी, तो बोट सी ने भी इसको कितने में पकड़ लिया होगा, 72 किलोमीटर में पकड़ लिया होगा, क्योंकि दोनों, यही क्वेश्चन में बोला है ना, बी और सी एक ही टाइम पे पकड़ लेते हैं इसको, तो 72 किलोमीटर में सी ने भी पकड़ लिया होगा। अब सी को कितना टाइम लगा इस 72 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, डिस्टेंस है 72 किलोमीटर और सी की स्पीड है 36 किलोमीटर पर, तो 72 को 36 से डिवाइड करेंगे 2 घंटे। इसका मतलब ये बोट सी है, मतलब जो आर्मी वाला है उसने 2 घंटे में चोर को पकड़ लिया, पुलिस वाले ने 3 घंटे में चोर को पकड़ा। इसका मतलब आर्मी वाला पुलिस वाले के कितने देर के बाद स्टार्ट हुआ होगा, 1 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि एक को 2 घंटे लग रहे हैं। या तुम भागे, वो हम गेम नहीं खेलते थे पहले, अपने दोस्त को भाई तू भाग, जो फास्ट भागने वाला था वो लास्ट पे भागता, दूसरे को बोला तू ही भाग, तीसरा भी लास्ट पे मैं भागूंगा, मेरे को पता है मैं तुम्हें पीछे कर दूंगा। अब मैंने और जो दूसरे नंबर पे भागा था उन्होंने आपको इक्वल डिस्टेंस पे, आपको इक्वल टाइम पे पीछे कर दिया। अगर दूसरे नंबर के भागने वाले को 3 घंटे लग रहे हैं, मुझे 2 घंटे लगे, इसका मतलब मैंने उसके 1 घंटे के बाद स्टार्ट किया होगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आवर था। क्या था, 1 आवर। ये देखो 1 आवर है भी है कि नहीं, हाँ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन किया नहीं होगा, बट थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन, तुम्हें समझाने में टाइम लगा, बट ये क्वेश्चन इतना लंबा था नहीं, ठीक है। एक बार वापस बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। अब चोर, अब यही क्वेश्चन थीफ और पुलिस की फॉर्म में आएगा पेपर में, और तुम फिर घबरा जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन सिंपली ये था, 3 बंदे थे, मैं अब थीफ पुलिस, एक थीफ था, एक पुलिस था, और एक आर्मी वाला था, ठीक है। सबसे पहले चोर भागता है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भागा, ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद, उसके 1 घंटे के बाद पुलिस भागती है, ठीक है। और हमें बताना है पुलिस के कितनी देर के बाद आर्मी वाला भाग गया, ठीक है। अब ये जब चोर 18 किलोमीटर की स्पीड से भागा, इतना डिस्टेंस इसने पहले ही ट्रैवल कर लिया, इतना डिस्टेंस जो है पुलिस वाले की स्पीड जो थी 24 और इसकी थी 18, तो 24 माइनस 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब इसको लग गए 3 घंटे। पुलिस वाले को इस चोर को पकड़ने में 3 घंटे लगे, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 24 इसकी स्पीड थी और 3 घंटे इसने ट्रैवल किया,
किया मैं 72 किलोमीटर के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। और क्वेश्चन में कह रहा है आर्मी वाला भी इतनी देर में ही पकड़ेगा, ठीक है, इतने मतलब उतनी जगह पे उसको पकड़ लेगा। तो आर्मी वाले ने भी 72 किलोमीटर पे इसको पकड़ लिया, बट आर्मी वाले का स्पीड जो है 36 है, ये फास्ट भागता है, तो इसको तो 2 घंटे लगे। अगर इसको 2 घंटे लग रहे हैं और पुलिस वाले को 3 घंटे लग रहे हैं, तो आर्मी वाला पुलिस वाले के 1 घंटे के बाद इसने इसको पकड़ना शुरू किया होगा। तो 1 आवर इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसमें हमने पूरा जो हमें था मैथ रीजनिंग का वो हमने कवर कर लिया, क्वांट रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे। आने वाले सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि उन सेशंस में हम मैराथन सेशंस भी करेंगे। और देखो क्वांट रीजनिंग मैंने काफी पढ़ा है, अगर आपको लगता है कोई डाउट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, 2-3 मैथ्स के रीजनिंग तो अच्छी खासी पढ़ा दी हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई कि उनका एक मैराथन सेशन में ले लूंगा। बाकी ओवरऑल एक न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक रीजनिंग का मैराथन सेशन में लूंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल इज दैट कि अब जो है आने वाले दिनों में मैराथन सेशन धड़ाधड़ आएंगे आपको, तो आपने वो अच्छे से पढ़ना है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहीं पर मैं कोई भी क्लास कब होगी वो अनाउंस करता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे अगर वो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल में awakeningclasses.in में जाके वो दे सकते हैं, ठीक है। गूगल में awakeningclasses.in लिखना, वहां पे एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन और फुल लाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी जो आपके नए पैटर्न्स पे जैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी एमसीक्यू का हम सीरीज में एक अरेंज कर रहा हूं, तो उसके बेसिस में हम जीके या हर एक पोर्शन के एमसीक्यू उस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, आप उसका नाम लिखो, awakening classes लिखो यूट्यूब में, आपको उसके सेशन मिल जाएंगे। दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका रिप्लाई देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।